द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं जून 1994 की एक काफ़ी अनूठी हस्तलिखित साहित्यिक पत्रिका सुबह पर, और ख़ास तौर पर इसके संपादक अनिल चंद्र ठाकुर के संपादकीय मेरी बात आपकी बात के आईने में। ये संपादकीय एक तरह से एक व्यक्तिगत अनुभव, यानी अपनी बहन के विवाह के लिए वर खोजने के दौरान एक लेखक के तौर पर मिली उपेक्षा और समाज पर एक तीखी टिप्पणी का संगम है। बिल्कुल, और यहीं से आज के हमारे विमर्श का मुद्दा उभरता है। सवाल यह है कि क्या 1994 के उस बदलते सामाजिक और आर्थिक माहौल में, और शायद आज भी, साहित्य और लेखक की जो पारंपरिक भूमिका या अहमियत समझी जाती थी वो अब बेमानी हो गई है, या फिर उसकी जरूरत आज भी उतनी ही है? मेरा मानना है कि साहित्य और लेखक की समाज में जगह आज भी उतनी ही जरूरी है, बल्कि शायद पहले से ज्यादा। संपादक का अनुभव दिखाता है कि कैसे साहित्यिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जो वाकई चिंता की बात है। कहीं न कहीं जुड़ना होगा। सिर्फ पुराने मूल्यों से चिपके रहना शायद काफी नहीं है। चलिए इसी पर बात करते हैं। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। संपादक अनिल चंद्र ठाकुर ने अपने संपादकीय मेरी बात आपकी बात में जो तकलीफ बयान की है, वो सिर्फ उनकी निजी पीड़ा नहीं है। जब वो लिखते हैं आजकल पैसे के सामने हम लोग किताब विताब कुछ नहीं समझते हैं, तो ये उस समाज का सच सामने लाता है जहाँ पैसे की चमक ज्ञान और कला पर भारी पड़ रही थी। ये सिर्फ बहन के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की मुश्किल नहीं थी, ये इशारा था कि समाज में चीज़ों को तौलने का पैमाना बदल रहा था, जहाँ शायद लेखक या विचारक होने का कोई वजन, कोई महत्व नहीं रह गया था। मैं समझता हूँ कि ये अनुभव कड़वा रहा होगा, लेकिन क्या इसे सिर्फ मूल्यों के पतन की तरह देखना थोड़ा एकांगी नहीं हो जाएगा? साहित्य अर्थ से नीचे आंका जाए उसका पतन निश्चित है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उनका सीधा सा तर्क है कि किसी लेखक की पहचान उसकी कलम की ताकत से होनी चाहिए, समाज को सोचने की दिशा देने की उसकी काबिलियत से होनी चाहिए, ना कि उसकी जेब कितनी भारी है इससे। और जब उनके परिचय में लेखक जोड़ा गया और सामने से जवाब मिला कि पैसा लाइए, किताब विताब से क्या होता है, तो ये उसी सोच के खिलाफ एक जीता जागता सबूत है। संपादक की निराशा और हताशा को मैं पूरी तरह महसूस कर सकता हूँ, बिल्कुल, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखने की कोशिश करूंगा। देखिए, 1994 का वो दौर याद कीजिए। भारत एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हो चुकी थी, बाजार खुल रहे थे। ऐसे में समाज की सोच बदलना, खासकर शादी ब्याह जैसे बड़े फैसलों में व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल और आर्थिक पहलुओं का वजन बढ़ना, ये काफी हद तक स्वाभाविक था। ये नहीं कि पहले ये चीजें नहीं थीं, पर शायद उनका असर अब ज्यादा महसूस हो रहा था। तो ये कहना कि पैसे के आगे साहित्य छोटा पड़ गया, ये शायद उस बदलते यथार्थ को, चाहे वो कितना भी दुखद लगे, स्वीकार करना था। लेकिन क्या इस तरह की स्वीकृति एक तरह से मूल्यों के सामने हथियार डाल देना नहीं है? मैं इसे हथियार डालना नहीं, बल्कि हकीकत से आंख मिलाना कहूंगा। आप देखिए, कोई भी लेखक समाज से कटकर तो नहीं रह सकता ना। इसी पत्रिका में आर.के. नारायण का जिक्र है। कितने बड़े लेखक थे। उनकी किताबें जैसे द बैचलर ऑफ आर्ट्स समीक्षकों ने खूब सराही। फिर भी उन्हें अपनी रचनाओं को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने और शायद ठीक-ठाक गुजारा करने के लिए द हिंदू जैसे अखबार का सहारा लेना पड़ा। ये क्या बताता है? यही कि लिखना, अच्छा लिखना एक बात है, लेकिन पाठकों तक पहुंचना, अपनी कला को टिकाए रखने के लिए बाजार और उस समय के माध्यमों से जुड़ना, ये भी जरूरी है। तो लेखक की पहचान क्या सिर्फ उसके लिखने तक ही सीमित रह सकती है? आज के दौर में प्रासंगिक बने रहने के लिए उसे बदलते मूल्यों और माध्यमों से भी तो तालमेल बिठाना होगा। आपने पहचान और आर्थिक स्थिति का जो मुद्दा उठाया, संपादक का अनुभव उस पर सीधी चोट करता है। जब रिश्ता तय करने के वक्त परिचय कराने वाले ने कहा ये लेखक हैं, तो लड़के के भाई का जवाब क्या था? आजकल पैसे के सामने हम लोग किताब विताब कुछ नहीं समझते हैं। पैसा दीजिए तो आपके यहाँ संबंध हो, अन्यथा फिर ऐसा परिचय भला किस काम का? ये सिर्फ प्रैक्टिकल होने की बात नहीं है, ये तो सीधे सीधे बौद्धिक क्षमता, कला, सृजनशीलता के प्रति समाज की घोर उपेक्षा है। क्या हम ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे थे या बढ़ चुके हैं, जहां किसी विचार, किसी रचना का मोल सिर्फ इस बात से तय होगा कि उससे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं? मैं मानता हूं कि ये स्थिति अच्छी नहीं है और संपादक की पीड़ा बिल्कुल जायज है। लेकिन क्या ये हकीकत से पूरी तरह मुंह मोड़ना भी सही है? देखिए, समाज में प्रतिष्ठा या हैसियत के कई पैमाने होते हैं।
आर्थिक सुरक्षा उनमें से एक अहम हिस्सा है, खासकर जब शादी जैसे व्यावहारिक मामलों की बात हो। आर.के. नारायण वाला उदाहरण फिर से सोचिए। उन्होंने अपनी कला से समझौता नहीं किया, पर उन्हें भी तो अपनी जिंदगी चलाने और पाठकों तक पहुंचने के लिए रास्ते निकालने पड़े। यहाँ बुनियादी सवाल यह है कि क्या सिर्फ लेखक होने की पहचान आज की दुनिया की सारी उम्मीदें, जैसे एक सुरक्षित भविष्य का भरोसा, पूरा कर सकती है? शायद नहीं। और ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ पैसे का बोलबाला है, या समाज में लेखक की भूमिका को लेकर समझ की कमी या उसके प्रति सम्मान का अभाव भी है? शायद दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। आपकी बात में दम है, लेकिन क्या यही समझ का अभाव असल जड़ नहीं है? और इसी कमी को भरने के प्रयास के तौर पर मुझे सुबह जैसी हस्तलिखित पत्रिका का महत्व नजर आता है। सोचिए, पारिवारिक सृजन का मासिक, हाथ से लिखा जाना, सीमित साधनों में निकलना, ये बाजार के दबाव के खिलाफ साहित्यिक मूल्यों के लिए गहरी प्रतिबद्धता दिखाता है। ये पैसे के पीछे भागती दुनिया में एक तरह का, क्या कहते हैं, सांस्कृतिक कर्म था, एक ऐलान कि सब कुछ बिकाऊ नहीं है। भले ही इसका दायरा छोटा रहा हो, लेकिन ये उन आवाज़ों के लिए, उस गंभीर सोच के लिए एक ज़रूरी मंच था जो शायद व्यावसायिक दुनिया में खो जाती। ये उस समझ के अभाव को पाटने की एक कोशिश थी। मैं इस समर्पण का, इस जज्बे का पूरा सम्मान करता हूँ। अनिल चंद्र ठाकुर का ये प्रयास, वो भी उस जमाने में जब छपाई वगैरह इतनी आसान नहीं थी, हाथ से पत्रिका निकालना तो जुनून ही रहा होगा, वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन हमें इसके असर के बारे में भी तो सोचना होगा। सुबह जैसी पत्रिका, जिसके पढ़ने वाले शायद कुछ 100 लोग रहे हों, क्या वो समाज पर कोई बड़ा वास्तविक प्रभाव डाल पाती हैं? खासकर अगर हम आज के डिजिटल युग से तुलना करें, जहां एक लेख, एक वीडियो मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, तो क्या ये साहित्यिक मूल्यों को बचाने का सबसे कारगर तरीका है, या फिर ये कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से कट जाने जैसा भी है? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या असर का मतलब सिर्फ संख्या या वायरल होना ही है? क्या किसी विचार को, साहित्य की एक लौ को मुश्किल हालात में भी जलाए रखने की कोशिश का अपना कोई मोल नहीं है? सुबह जैसी पत्रिकाएं उन विचारों के लिए एक पनाहगाह जैसी थीं, जिन्हें शायद बड़े व्यावसायिक मंचों पर जगह ही न मिलती। ये उस सांस्कृतिक डीएनए को बचाने जैसा था, भले ही वो एक छोटी सी प्रयोगशाला में ही क्यों न पनप रहा हो। नहीं, विचार को जिंदा रखने का मोल तो है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो विचार समाज से बात कर पा रहा है, या बस एक छोटे से दायरे में गूंज कर रह गया है? और इसी से जुड़ा बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या साहित्य आज भी समाज को बदलने का वो ताकतवर औजार है, जैसा शायद पहले माना जाता था? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। संपादक ठाकुर ने अपने संपादकीय में सोवियत संघ के पतन का उदाहरण यूं ही तो नहीं दिया। उनकी चेतावनी साफ थी, जहां साहित्य को पैसे से कम आंका जाएगा, वो समाज टिक नहीं सकता। ये साहित्य की सामाजिक ताकत में उनके गहरे यकीन को दिखाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इसी अंक में उनकी कहानी कठपुतलियां छपी है। उसे देखिए, कहानी का मुख्य पात्र हाकिम साहब कैसे नौकरशाही की जड़ता, अपने सहकर्मियों की बेरुखी से जूझता है। उसमें एक कविता भी है, हम लोग हैं कठपुतलियां, अंग अंग है बंधा रस्सियों से। ये समाज और व्यवस्था के नियंत्रण पर कितनी सीधी चोट है। कहानी के अंदर एक और कहानी चलती है, जहां एक ताकतवर सिविल सर्जन एक युवा नर्स का शोषण करता है और उसका नतीजा दुखद होता है। ये सत्ता के गलत इस्तेमाल और नैतिक पतन को उजागर करता है। यही तो साहित्य करता है, समाज की बुराइयों को सामने लाता है, पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। और सिर्फ यही नहीं, इसी अंक में हे फेस्टिवल की रिपोर्ट है, जिसमें शशि थरूर का जिक्र है कि बोस्निया के हालात से वो इतने विचलित थे कि 2 साल लिख नहीं पाए। इसे राइटर्स ब्लॉक कहते हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि लेखक दुनिया में हो रही घटनाओं से कितना गहराई से जुड़ा होता है, और साहित्य उस जुड़ाव, उस छटपटाहट को आवाज देने का माध्यम बनता है। मैं मानता हूं कि साहित्य समाज का आईना हो सकता है, उस पर टिप्पणी कर सकता है। कठपुतलियां जैसी कहानियां यकीनन व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं और पढ़ने वाले को भावनात्मक रूप से जोड़ भी सकती हैं। लेकिन क्या ये आलोचना आज की इस जटिल दुनिया में सचमुच कोई बड़ा सामाजिक बदलाव लाने की ताकत रखती है? क्या हाकिम साहब की कहानी या उनकी कविता उस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को बदल पाई जिससे वो परेशान थे? या फिर साहित्य का असर अब ज्यादातर व्यक्तिगत सोच, भावनात्मक सुकून या ज्यादा से ज्यादा बौद्धिक बहस चिढ़ने तक ही सीमित रह गया है?
और क्या संपादक की वो सोवियत संघ वाली चेतावनी आज थोड़ी ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती, खासकर जब हम देखते हैं कि दुनिया और समाज तो न जाने कितने और ताकतों से चल रहे हैं, जिनमें शायद पैसा सबसे ऊपर है। यही मैं बदलाव की परिभाषा पर सवाल उठाऊंगी। क्या बदलाव का मतलब सिर्फ व्यवस्था का रातों रात पलट जाना ही होता है? क्या विचारों को बदलना, समाज की अंतरात्मा को जगाना, बहसें शुरू करना, लोगों को सोचने के नए नजरिए देना, क्या ये बदलाव का एक अहम रूप नहीं है? कठपुतलियां कहानी शायद तुरंत व्यवस्था ना बदल दे, लेकिन वो पढ़ने वाले के मन में उस व्यवस्था की जड़ता और उसमें पिस रहे इंसान के दर्द के प्रति एक एहसास तो जगाती है। और ऐसे ही धीरे धीरे जमा हुए एहसास और विचार ही तो बड़े बदलाव की जमीन तैयार करते हैं। साहित्य शायद फौरी इलाज न दे, पर वो चेतना को गढ़ने में, उसे जगाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपकी बात से मैं पूरी हद तक सहमत हूं कि विचारों पर असर डालना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें यथार्थवादी भी होना होगा। आज देखिए, जानकारी और मनोरंजन के कितने सारे माध्यम हैं। लोगों का ध्यान 100 जगह बटा हुआ है। ऐसे में साहित्य का वो केंद्रीय स्थान शायद नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। इसीलिए लेखक और साहित्य को आज अपनी जगह बनाए रखने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे, नए मंचों से जुड़ना होगा और शायद ये भी मानना होगा कि उनका असर अब पहले जैसा सीधा या उतना फैला हुआ न हो। तो इस पूरी बातचीत के बाद मेरा निष्कर्ष यही है कि सुबह पत्रिका और उसका संपादकीय हमें आज भी याद दिलाते हैं कि साहित्यिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाना क्यों जरूरी है। भले ही समाज पैसे और तरक्की को ज्यादा तवज्जो देता दिखे, लेकिन लेखक की आवाज, उसकी आलोचनात्मक नज़र और इंसान के एहसासों को समझने और बयान करने की उसकी क्षमता, ये समाज की सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं। इन मूल्यों को सहेज कर रखना होगा। और मेरा मानना है कि समाज हमेशा बदलता रहता है और साहित्य व लेखक को भी वक्त के साथ कदम मिलाना होगा। पुराने मूल्यों का सम्मान जरूरी है, पर आज की सच्चाइयों, जिनमें आर्थिक जरूरतें और लोगों से व्यापक जुड़ाव की जरूरत शामिल है, उनसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि लेखक समाज से कटे नहीं, बल्कि उसके बदलते हुए रूप से लगातार संवाद करे, बातचीत करे। हाँ, इस बात पर हम शायद सहमत हो सकते हैं कि लेखक की आर्थिक स्थिति और उसकी सामाजिक पहचान का सवाल बहुत पेचीदा है। इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है। बिल्कुल, और इस पर भी सहमत हुआ जा सकता है कि माध्यम चाहे पारंपरिक हस्तलिखित पत्रिका हो जैसे सुबह, या आज का कोई डिजिटल मंच, जरूरत इस बात की है कि गंभीर साहित्यिक सोच और रचनात्मकता को बढ़ावा मिले, उसे नजरअंदाज न किया जाए। निश्चित रूप से सुबह का वो अंक और खासकर अनिल चंद्र ठाकुर का वो संपादकीय मेरी बात आपकी बात आज लगभग 30 साल बाद भी इसीलिए हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वो संस्कृति और बाजार, कला और पैसे, लेखक के संघर्ष और समाज के बदलते मूल्यों के बीच की उस पुरानी और कभी न खत्म होने वाली खिंचतान पर एक बहुत ही ईमानदार और गहरा विचार पेश करता है। और ये हमें आज भी उकसाता है कि हम इन सवालों पर सोचते रहें, बात करते रहें और अपने समय में साहित्य की क्या जगह है, इसे समझने की कोशिश करते रहें।